स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार ने ले ली है और इसी के साथ बिहार में फिर से नीतीश सरकार का गठन हो गया। नीतीश कुमार सहित 15 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजभवन में आयोजित शानदार समारोह के गवाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बने, लेकिन इस समारोह से आरजेडी सहित तमाम विपक्षी पार्टियों ने दूरी बना ली। तो नीतीश ने अपने निश्चय को और मजबूत करते हुए अपनी नई टीम के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली। तो देखते हैं नीतीश की 7वीं शपथ। तो नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के 5 और बीजेपी के 7 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पहली बार मात्र 7 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने सोमवार को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में हुए सादे समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू से 5 और बीजेपी कोटे से 7 मंत्रियों ने शपथ ली। बिहार में विधानमंडल दल के नेता और कटिहार से 4थी बार विधायक बने तारकिशोर प्रसाद ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली, तो बेतिया से 5वीं बार विधायक बनी रेणु देवी दूसरे नंबर पर रही। इन दोनों के अलावा बीजेपी कोटे से एक बार फिर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को मंत्री बनाया गया है, जबकि 4 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। आरा से 4थी बार विधायक बने अमरेंद्र प्रताप सिंह के अलावा मधुबनी के राजनगर से विधायक रामप्रीत पासवान, मुजफ्फरपुर के औराई से विधायक राम सूरत राय और दरभंगा के जाले सीट से जीत कर आए जीवेश मिश्रा को मंत्रिमंडल में मौका मिला है। नई सरकार में जेडीयू की तरफ से मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं की बात करें तो जेडीयू कोटे से 5 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 2 पुराने और 2 नए चेहरे शामिल हैं। जबकि पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष का कार्यभार संभाल चुके विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। विजय चौधरी के अलावे नीतीश कुमार ने अपने पुराने सहयोगी और पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे विजेंद्र प्रसाद यादव पर भरोसा जताया है। जेडीयू कोटे से जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और पिछली सरकार में शिक्षा और भवन निर्माण मंत्री रहे अशोक चौधरी ने भी एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ली। इन नामों के अलावा जेडीयू कोटे से 2 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला। तारापुर से विधायक मेवालाल चौधरी और फूलपरास से विधायक शीला कुमारी ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के नए मंत्रिमंडल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से भी एक मंत्री शामिल है। वीआईपी से पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से प्रमुख जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने शपथ ली। मतलब नीतीश की नई टीम तैयार है और बिहार के लोगों को और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का इंतजार है। पटना से साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। करेंगे, जनता की सेवा करते रहे, जनता की सेवा करते रहेंगे। सुशील मोदी इस बार आपके साथ नहीं होंगे, वो तो सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि उनके कौन लोग मंत्री पद पर रहेंगे, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, उनका निर्णय। क्या उनकी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहिए बीजेपी को? वो तो एक बीजेपी के का निर्णय है, इसलिए यह प्रश्न तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। आप मिस करेंगे उनके अपने मंत्रिमंडल में? आज तो हो ही गया। नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद
एक महत्वपूर्ण सवाल, दिलचस्प सवाल संवाददाता ने बार बार पूछा, क्या सुशील मोदी को मिस करेंगे? लेकिन सीधे सीधे कुछ नहीं कहते हुए साफ कहा कि यह बीजेपी का निर्णय है, किसी डिप्टी सीएम वो बनाती है, किसी मंत्री बनाती है। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। रामबली चंद्रवंशी आरजेडी के, प्रेमरंजन पटेल बीजेपी के, सरोज तिवारी कांग्रेस से और अभिषेक झा जेडीयू की ओर से। अभिषेक जी, सुशील मोदी को मिस करेंगे, सवाल का जवाब साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन जरूर बीजेपी से पूछिए। देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक तो भारतीय जनता पार्टी को यह डिसाइड करना था कि किन्हें उन्हें अपनी तरफ से उप मुख्यमंत्री का पद देना था, और दूसरी बात कि सुशील कुमार मोदी जी इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, 40 वर्षों का राजनीतिक जीवन उनका रहा है, और इतने वर्षों तक उन्होंने बिहार की सेवा की है, राष्ट्रीय स्तर पर भी रहे हैं, तो कहीं जा थोड़े ही रहे हैं, बिहार की आम आवाम के बीच ही रहेंगे, तो इसमें मिस करने जैसा कुछ भी नहीं है। इतने वर्षों तक बिहार के डिप्टी सीएम रह के उन्होंने जो बिहार की सेवा की है, उसके लिए बिहार की जनता सदैव उनकी आभारी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेमरंजन पटेल जी, सुशील मोदी जी का तो लंबा अनुभव रहा ही है, और लंबे समय तक सरकार में अहम पद को संभालते हुए और खास कर करके बिहार की वित्तीय स्थिति को बेहतर तरीके से चलाने का जो वित्तीय प्रबंधन उनका था, वो अपने आप में अद्भुत था। किस प्रकार से कैसे जो है से केंद्र से भी राशि लेना। हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए प्रेमरंजन जी, हम ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीर दिखाते रहिए। ये तस्वीर देखिए, दिखा रहे हैं नीतीश कुमार बैठे हैं, बगल में तारकिशोर प्रसाद हैं और उनके बगल में रेणु देवी हैं। मुझे याद है इससे पहले की जितनी भी तस्वीरें हैं, और इससे पहले 2017 की तस्वीर भी हम अगर याद करें तो जब जेडीयू ने बीजेपी का दामन थामा था आरजेडी का दामन छोड़कर, तो उस वक्त एक मुस्कुराहट थी। नीतीश कुमार और सुशील मोदी आपस में एक बात करते हुए नजर आए थे, इसी मंच पर एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बात करते नजर आए थे। लेकिन आज दोनों बैठे हुए हैं डिप्टी सीएम के तौर पर, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी और नीतीश कुमार, लेकिन कोई बातचीत नहीं, दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं, कोई एक मुस्कुराहट चेहरे पर नहीं। ऐसा क्यों? नहीं, सहजता क्या सुशील मोदी के साथ थी? अब देखिए, वो इस बार कोरोना के नजर नहीं आ रही है। जैसे मास्क लगाए हुए हैं सभी लोग, तो ये मुस्कुराहट और ये अथी जो है आपको पता नहीं चलता होगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि सुशील मोदी के साथ जो संबंध थे नीतीश कुमार जी का, केवल आज का नहीं है। हाँ। और आंदोलन के समय के 74 आंदोलन के समय का जो निकटता रही है, जो साथ रहा है, जिस प्रकार से साथ साथ काम किए हैं, फिर राजनीतिक जीवन में भी साथ साथ एक समकक्ष और हमकक्ष कह सकते हैं कि हमदम होकर करके काम करना, ये तो अलग जो है से होता ही है। लेकिन उसके बाद एक सहजता उनके साथ ज्यादा थी। यहाँ एक नई एक तारीख खेलनी होगी। सदन के अंदर में रहे हैं, नीतीश जी के भी काफी नजदीक रहे हैं, रेणु देवी का भी वही रहा है, और 2005 से विधायक रह करके और उसी सरकार के एक अंग बन करके विधायक के रूप में रहे। रेणु जी पहले से मंत्री भी रही हैं नीतीश कुमार जी के सरकार में, तो एक लगाव तो पहले से है ही। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद जो सुशील मोदी जी के साथ जो संबंध थे, उस प्रकार का जो ऐसे आप कह सकते हैं कि थोड़ा जो ऐसे मिस तो करेंगे ही नीतीश कुमार जी, और खास कर करके उनके लंबे अनुभव का जो था, अगर जो ऐसे नीतीश कुमार जी की क्या सोच है, क्या चाहते हैं, वो सुशील मोदी बाखूबी जानते थे। किस प्रकार से कैसे जो ऐसे हमको चलाना है, वित्त मंत्री के रूप में जिस प्रकार से उनका काम रहा है, ये अपने आप में सराहनीय रहा है। केवल बिहार नहीं, देश के कई जो है से राज्यों ने भी उनको सराहा है। कई राज्यों में जाकर करके सुशील मोदी जी, और आपने देखा कि जीएसटी जो काउंसिल बना, उसके अभी भी आज भी वो प्रेमरंजन जी, नीतीश जी बार बार इसी सवाल पर कहते हैं, इस सवाल को आपकी तरफ मोड़ देते हैं कि बीजेपी से पूछिए, बीजेपी से पूछिए, बीजेपी का निर्णय है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी भी चाहते थे कि आ जाए सुशील मोदी इस बार भी, तो फिर इनाम बीजेपी ने क्यों नहीं दिया अगर इतना बढ़िया काम किया सुशील मोदी? नहीं, ये पार्टी का निर्णय है। देखिए, पार्टी का निर्णय है, और सुशील मोदी जी का हो सकता है कि जो है से एक अलग जो है से केंद्र में जाएंगे, जो है से और बड़े स्तर पर किया जा सकता है जो है से। और सुशील मोदी जी कोई चले थोड़ी गए हैं, ठीक है, पार्टी में पर्दे दिल्ली जाएंगे क्या? दिल्ली जाएंगे क्या प्रेमरंजन जी? दिल्ली जाएंगे क्या? सरकार को जहां जरूरत आवश्यकता पड़ेगी, सुशील मोदी जी निश्चित रूप से जो ऐसे वो सहयोग करेंगे। मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा बड़े
बड़ी भूमिका मिल सकती है, तो दिल्ली जाएंगे क्या, केंद्र में जाएंगे क्या? नहीं, अभी भी देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी काउंसिल के सुशील मोदी जी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और ये वित्त मंत्री अध्यक्ष हुआ करते थे। अरुण जेटली जी का जब स्वास्थ्य थोड़ा जो है से गड़बड़ाया तो उन्होंने सुशील मोदी को पूरे देश के अंदर में सबसे बेहतर व्यक्ति जो है से सुशील मोदी को चुना और उनको बनाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि उनका अनुभव ज्यादा रहा है, अच्छे प्रबंध तो आने वाले दिनों में दिल्ली में ज्यादातर बेहतर तरीके से लेकर करके चलने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं प्रेमरंजन जी, रामबली चंद्रवंशी जी जैसे जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में बधाई तो दे दीजिए। बधाई तो हम लोगों ने पहले भी दे दिया है और अभी आप जो पूछ रहे थे तो ये जो आपका शपथ ग्रहण समारोह के जो तस्वीर था मंच पर, वही अपना ब्याह करने के लिए काफ़ी था, लोगों में जो संदेश देने की बात है। अब रही बात कि कौन डिप्टी सीएम बन रही है, भाजपा की अंदरूनी मामला। क्या संदेश, आप क्या संदेश पढ़ रहे हैं इस तस्वीर में जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं? संदेश पढ़ रहे हैं कि पहले के हालात में नीतीश कुमार जी क्या थे और बदले परिवेश में नीतीश कुमार जी क्या है। आपने भी कहा कि मुस्कुरा नहीं रहे थे, दो बैठे हुए थे, दो के बीच में एक है। तो ये हालात अपने आप में तस्वीर जो है सब कुछ बता दिया है, लोगों के अंदर जो संदेश जाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि आपने परंपरा और स्वच्छ परंपरा की बात की, तो स्वच्छ परंपरा और मर्यादा एक तरफा नहीं होता है। आप एक तरफ है प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी के काल में जिस तरह से लोकतंत्र की मर्यादाओं का तार तार किया जा रहा है, वैसे परिस्थितियों में महागठबंधन के लिए संभव नहीं था कि हम लोग उसमें शामिल होकर के जो जनता के जनादेश लेकर के नहीं आए हैं उसमें हम लोग उनको शिरकत करें। इसलिए यह तस्वीर पर अधिक टिप्पणी करने का भी समय नहीं है। यह तस्वीर, लेकिन तस्वीर का संदेश आप समझ गए सरोज तिवारी जी, क्या आप भी वही समझ रहे हैं संदेश जो रामबली जी समझ रहे हैं? जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार के बगल में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी हैं, लेकिन 2017 में आपका नाता तोड़कर आपसे बीजेपी के साथ गए थे, तो 2017 में वो मुस्कुराहट वाली तस्वीर हमने देखी थी, बगल में सुशील मोदी थे। देखिए सुमित जी, राजनीतिक गतिरोध विरोध सब अलग मामला है, लेकिन अगर कोई लगातार लगभग 3 टर्म 15 साल एक संवैधानिक पद उप मुख्यमंत्री पद पे रहा है, तो निश्चित रूप से वो उस चेहरे को देखना लोग चाहते हैं। अगर वो नहीं दिखेगा तो थोड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन एक बड़ी आश्चर्यजनक बात ये हुई, और अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखिए अगर आप, कि बीजेपी का नंबर बढ़ा और बीजेपी ने अपने डिप्टी सीएम को, जो अपना विधानसभा में नेता थे, उनको सजा ही दे दिया, और जो जदयू का नंबर घटा और जदयू ने वही चेहरा अपने नेता को वहीं का वहीं रखा, तो ये थोड़ा सा अटपटा जरूर बिहार की जनता को लगेगा कि आप ज़्यादा बड़े नंबर पे आए थे, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं भूमिका तो थी सुशील मोदी जी की, और उस भूमिका को आप बिल्कुल इनकार करके उनको पता नहीं कहाँ लेके गए। अब आगे जहां एडजस्टमेंट हो, बोल रहे हैं कि कहीं बड़ी भूमिका देंगे। मैं आप जो सवाल आपने उठाया है उसका जवाब हम लेंगे प्रेमरंजन पटेल जी से। मैं थोड़ी देर में लौटता हूं, जल्द लौटते हैं। सवाल क्या ये है कि क्या सुशील मोदी के लिए सजा है जैसा कि आरोप कांग्रेस लगा रही है, या फिर बीजेपी सुशील मोदी के लिए कोई बड़ी भूमिका तैयार कर रखी हुई है, कोई बड़ा रास्ता सुशील मोदी के लिए तैयार है? तो नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं, 7वीं बार सीएम बने हैं, लेकिन इस बार की सरकार बदली सी है, क्योंकि इस बार 2 डिप्टी सीएम वाली सरकार है और सुशील मोदी गायब हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी डिप्टी सीएम बनी हैं, और इसके अलावा कई ऐसे चेहरे हैं जो पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस वक्त, प्रेमरंजन पटेल बीजेपी से, सरोज तिवारी कांग्रेस से, अभिषेक झा जेडीयू से और रामबली चंद्रवंशी आरजेडी से। जाति और वर्ग को भी साधने की कोशिश इस बार की सरकार में की गई है, हर जाति को शामिल करने की कोशिश की गई है, चाहे वो वैश्य समाज से आने वाले तारकिशोर प्रसाद हो, नोनिया समाज से आने वाले रेणु देवी हो, रामसूरत राय यादव जाति से, या फिर रामप्रीत पासवान जाति से, दुसाध जाति से, इसके अलावा जीवेश मिश्रा भूमिहार, तो कई ऐसे नाम हैं जो अलग अलग जाति से हैं। तो क्या ये कोशिश एक तरह से की गई है अभिषेक झा जी बैलेंस बनाने की? जी देखिए, नीतीश कुमार जी का जो पूरा राजनीतिक जीवन है आपने देखा है बड़े गौर से, आप लोग तो खैर पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे हैं इतने वर्षों से, वो हर समाज के लोगों को लेकर चलते हैं, खासा ख्याल रखते हैं कि भाई हर इलाके के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, किसी को भी ऐसा महसूस ना हो कि भाई
हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हमेशा हर वर्ग को लेकर चलने में नीतीश कुमार जी के का विश्वास रहा है, वो किसी खास जाति के नेता के रूप में नहीं है। देखिए अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और अभी बहुत सारे उसमें साथी और आएंगे। अभी तो आपने देखा है कि ये प्राइमा फेशिया इतने लोगों ने शपथ लिया है, तो इसको इस रूप में देखने की जरूरत नहीं है। सुमित जी, नीतीश कुमार जी ने, अब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप सिख समुदाय को देखें तो सिख समुदाय की आबादी बिहार में मात्र 45,000 है, जो पूरी आबादी है उसका आधा प्रतिशत भी नहीं। लेकिन उनका 350वां प्रकाश पर्व मनाना हो, राजगीर का सम्मेलन हो, कितना बड़ा भी आयोजन हो, इन सब में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वाली पार्टी आप खुद को कहते हैं सुमित, लेकिन A to Z वाली कोशिश यहां पर की गई है कैबिनेट में। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नारा लगाए जाते हैं कि सबका साथ सबका विकास है, लेकिन आप स्पष्ट देख सकते हैं कि जो अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, मुख्यमंत्री के बाद 2 उप मुख्यमंत्री, ये तीनों पिछड़े वर्ग से आते हैं, स्पीकर का भी पद अभी पिछड़े वर्ग से ही आते हैं, और मुस्लिम जो 17% 18% आबादी जिसकी बिहार के अंदर है, उससे एक भी चेहरे इस मंत्रिमंडल में नहीं आए हैं। तो इतना बड़ा तबका सवर्ण और इस मुस्लिम की बड़े पैमाने पर उपेक्षा की गई है, इसलिए यह कहीं से नहीं दिखता है कि सबका साथ और सबका विकास की बात है। प्रेमरंजन जी, देखिए सारे समीकरणों को ठीक रखा गया है, खासकर करके बिहार की जनता ने जिस प्रकार से एनडीए की सरकार पर विश्वास किया, नरेंद्र मोदी पर और नीतीश कुमार पर विश्वास करके उनको अपना समर्थन दिया, तो निश्चित रूप से उनके विश्वासों पर खरा उतरना था। नीतीश कुमार जी ने वो काम बाखूबी जो है से किया है। इस मंत्रिमंडल में भी आप देखेंगे तो उसी प्रकार के चेहरे हैं, उसी प्रकार से जो है से समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने का काम किया गया है। अब विपक्ष के लोग नहीं, मुस्लिम चेहरा नहीं है, ये आरजेडी का आरोप है। नहीं, आरोप नहीं, सच्चाई है। देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। पास तो वो चेहरा था ही नहीं कहीं जो ऐसे, अब जो इस प्रकार का था नकार दिया, इनके चेहरे को तो नकार दिया, और एनडीए के चेहरे को जो है बिहार की जनता ने स्वीकार किया है। नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को, जिनका साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट भी अलग से आ गया कि उनका भरपूर समर्थन साथ बिहार के विकास में रहेगा, इस सरकार को रहेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा दोनों पिछड़ी जातियों से रहा लगातार 15 वर्षों से। एक सभ्य समाज, एक सभ्य संगठन, एक सभ्य संस्कृति भी यही कहती है कि आप एक बढ़िया बैलेंस बनाइए। क्या इस बार अगर आप एक बड़े नेता को, जो पिछड़े नेता थे, यदि सुशील मोदी जी को हटा रहे थे तो कोई सवर्ण चेहरा आज भी नहीं दे सकते थे? सवर्णों का अधिकांश वोट आप पाते हैं, लेकिन सवर्ण चेहरों से इतना परहेज क्यों है कि आप उनको एक डिप्टी सीएम का फेस भी नहीं देना चाहते हैं? और दूसरी बात यह है कि आप बैलेंस इस तरीके से, निश्चित रूप से आप 15 का ही अगर आज आप शपथ ले रहे थे तो पहले भी आपको दिखाना चाहिए, इस 15 में भी आपका बैलेंस, आपका संतुलन दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मैं अगला विस्तार करूंगा, कब करूंगा, नहीं करूंगा, और जब होगा तब होगा, और इस तरीके से बातें नहीं होती हैं। इस तरीके से जनता समझदार है, समझती है आपके इशारों को कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सवर्ण सिर्फ वोट देने के लिए हैं, उनको डिप्टी सीएम भी नहीं मिलेगा बीजेपी की तरफ से। देखिए किस तरह से मुंह की खानी पड़ी है लोगों को चुनाव में, और सत्ता विलाप करते करते अब चुनाव चूंकि बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनावी भाषण, सरोज तिवारी जी, आपने सवर्ण का हमारी आपकी मांग है कि हमारी सांत्वना। विजय चौधरी जी आपको सवर्ण नहीं दिखते हैं? विजय चौधरी जी भूमिहार समाज से आते हैं और पिछले बार विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं, पार्टी में इतने वरिष्ठ नेता, वो आपको नहीं दिखते हैं क्या? आप सत्ता विलाप में आप विधानसभा अध्यक्ष क्यों जोड़कर देख रहे हैं? क्या तीनों सवर्ण है? क्या देख रहे हैं? तीनों में कोई सवर्ण है? अगर मुझे बता दीजिए। अरे देख लीजिए, अगर किसी सवर्ण को मौका मिला होता तो यही लोग कहते कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है। अरे समाज को बांटने वाली राजनीति आप लोगों ने की है, और जनता ने सचमुच इस बार आपको सबक सिखाया है। आप ये समझिए ना, आपने भैया अपनी बारी में कह दिया, जवाब भी सुनने की क्षमता रखी है। सोचिए ना कि कांग्रेस के लोग ये बात कहते हैं, सुमित जी, जिन पर हार का ठिकरा खुद उनके गठबंधन के लोग छोड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ किसी का विश्वास नहीं है, और समाज को बांटने वाली राजनीति की भाषा अब एक्सेप्ट नहीं है। सुमित जी, हर किसी को लेकर चलते हैं। नीतीश कुमार जी ने यह साबित किया है। 5 साल के लिए चुनी एक बात को समझिए कि आप चाहे कितना भी सत्ता विलाप कर लें, आपका जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है, और बिहार की जनता का अटूट विश्वास एनडीए के साथ है। वे लोग जानते हैं कि एनडीए ही सबको लेकर चलेगा, और उसके बाद ही विकास हो सकता है। लेकिन अब जब आपको दिख रहा है कि कोई नुक्स हम नहीं निकाल सकते हैं, चुनाव बीत चुका है, फिर भी आप सत्ता विलाप से बाहर नहीं निकल पाए हैं, अभी भी आप चुनावी मोड में हैं, अभी भी आप उसी तरह
तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भले ही समाज को बांटने की राजनीति करिए जनाब, लेकिन एक बात को समझिए कि बिहार की जनता ने आपका असली चेहरा पहचान लिया है और कांग्रेस के लोग ऐसी बातें कहेंगे। एक बात बताइए सरोज तिवारी जी, एक बात बताइए, सवर्णों की आप बात कर रहे हैं लगातार, सवर्ण डिप्टी सीएम बनना चाहिए। मुझे बताइए कि आप फिर सवर्ण के आरक्षण का जब विरोध आरजेडी ने किया, फिर उस आरजेडी के साथ आप गठबंधन में भी गए, तब आपने आरजेडी को नसीहत नहीं दी? देखिए, हर दल का अपना एक विशेषाधिकार है, उसका अपना विचार है, मिनिमम विचारों के आधार पर महागठबंधन बनता है। और जो सवर्णों को आरक्षण नहीं दे सकते हैं वो क्या उपमुख्यमंत्री बना देंगे? सुमित जी, आदिवासी समाज की बात करेंगे, पद दे देंगे क्या? बिहार के सवर्ण अच्छे से समझते हैं। बाबू साहेब वाला बयान बिहार की जनता, प्रेमरंजन पटेल और प्रेमरंजन पटेल आएंगे, प्रेमरंजन पटेल और सरोज तिवारी। कैसी है? आप वोट पाते हैं लेकिन आप नहीं ले पाते। ये बात करते हैं जो ऐसे चेहरा नहीं देंगे आप, इनका राजनीति करना ही रहा है, जोड़ तोड़ की राजनीति। इनको केवल जो ऐसे हथियाना होता है, कुर्सी कैसे समाज में तनाव पैदा करना, समाज में लड़ाना, समाज में जो ऐसे एक दूसरे से बिखराव पैदा करना, यही इनका रहा है, जोड़ तोड़ कर करके कुर्सी हथियाना। अब ये इनके महागठबंधन में थे, दलित समुदाय से आने वाले जीतन राम मांझी उनको ये संभाल नहीं सके, अति पिछड़ा वर्ग से आने वाला मुकेश सहनी उनको ये संभाल नहीं सके, उनको नहीं रख सके। आप देखेंगे जो ऐसे अनुसूचित जनजाति जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है जिसके साथ सरकार में है, वो इनसे सीटें कुछ मांग रही थी, उनको वो नहीं दे सके, उनको नहीं रख सके साथ में। तो ये पूरी तरह से जो आम आवाम है, आप भी मानते हैं अगर तेजस्वी यादव सरकार बनाते तो क्या सवर्णों को आप डिप्टी सीएम बना देते? किसी सवर्ण को, लोगों को जो है के खिलाफ ये लगातार रहे हैं, ये केवल कुर्सी हथियाना है, यूज करते हैं और यूज कर करके उनको जो है रामबली चंद्रवंशी, मैं देखिए सत्ता में भागीदारी से कोई सवाल को बड़ा आसानी से आपने सरोज तिवारी जी ने आपने टाल दिया। मैं ये कह रहा हूं, सवर्णों की अगर इतनी हिमायती हैं आप कांग्रेस और आरजेडी, एक सेकंड प्रेमरंजन जी, एक सेकंड प्रेमरंजन जी, डिप्टी सीएम बनना चाहिए, सवर्ण बनना चाहिए, आप ठीक है, लेकिन जब सवर्णों के आरक्षण की बात आती है तो फिर आप विरोध क्यों करते हैं? रामबली जी, मैंने इसका जवाब दिया, हमने कहा विरोध किया था? आरजेडी से आरजेडी हमारे घटक का सवाल है रामबली जी से, ये कभी दिए थे क्या सवर्णों को आरक्षण? अपने निजी बिहार में भी सवर्णों की उनकी क्या समस्या है उसको हम देख कर करके उसकी अध्ययन कर, यहाँ पर आपको लग रहा है कि मंत्रिमंडल में ये जगह उसको नहीं मिला, इसको नहीं मिला, तो ये जातीय राजनीति चमकाने की अति पिछड़ा दलित जो है समुदाय के लोगों को केवल जो है हथियार के रूप में प्रयोग करते रहे। 20 वर्षों में सिर्फ पिछड़े ही मुख्यमंत्री होंगे और पिछड़े समाज के उप मुख्यमंत्री होंगे। इनको किसी से मतलब नहीं है, अपना मतलब है, परिवार से मतलब है, कुर्सी से मतलब है, कांग्रेस क्यों लेकर आ जाती है चेहरा को आगे करते हुए? कांग्रेस ने अगर समाज का हित नहीं रखा है तो बता दीजिए। हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स जितने चुनाव लड़े उसमें अगर हमने इनके पार्टी में जगजीवन राम दलित समुदाय से आने वाले इतने बड़े नेता थे, बड़े व्यक्ति थे और उनको प्रधानमंत्री बनना था, सबसे सीनियर थे, नहीं बनने दिए थे, केवल दलित समुदाय से आने वाला उनको किस प्रकार से ह्यूमिलिएट किए थे। हर समय यही करते रहे, इनका यही चेहरा है और इस चेहरे को भी देश की जनता ने और बिहार की जनता ने भी पहचान लिया। सब लोग बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, एक एक करके बोलिए तब सुनाई और मुझे नहीं लगता है कि सवर्ण समाज इस बात को नहीं क्या बोल रहे थे सुमित जी? बोलिए। रामबली जी आइए, बहुत देर से आप सुन रहे हैं, सवर्ण समाज को लेकर आपकी सहयोगी पार्टी इतना मुखर है, मुझे लगता है कि अभी सरकार बनाने का मौका मिले तो तेजस्वी यादव को सीएम नहीं बनने देंगे, कोई सवर्ण ले आएंगे। अरे कम से कम डिप्टी सीएम तो नहीं देते हम लोग शायद। अच्छा, आप डिप्टी सीएम, सुमित जी, ये तेजस्वी जी ने शुरू से कहा है अपने पार्टी के बारे में, A to Z की पार्टी है। और प्रेमरंजन जी फोन रख दीजिए सर, आप सभी से रिक्वेस्ट है, फोन रख दीजिए, डिबेट है ना। मुस्लिम एक बहुत बड़ा तबका है, उस तबके को माइनस करके आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं, किस तरह की नारा आप लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास। अभी सवर्ण की बात आई तो सवर्ण का आरक्षण पर आपने कहा कि ये मिसलीड किया आपने, कि विरोध किया है राजद ने आरक्षण का विरोध नहीं किया था, आरक्षण के जिस तरह से लाई गई थी संसद में उस प्रणाली का विरोध किया था। आरक्षण का औचित्य क्या है? जिसका रिप्रेजेंटेशन इनएडिक्वेट हो, अपर्याप्त हो। तो इस पर बहस कराने की बात राजद कर रहा था कि पार्लियामेंट में पहले बहस हो जाए, किसकी कितनी संख्या है। कांग्रेस कह रही है कि नहीं,
जी आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस तो हमने कहा समर्थन किया सुमित जी, हमने समर्थन किया मतलब ठीक लगा होगा, समर्थन आप गलत को करते हैं फिर हमारा भी विरोध था, तरीके पे हमारा भी विरोध था, इतना कंफ्यूजन क्यों है? समर्थन कर दिया, लेकिन हमने समर्थन दिया भैया क्योंकि हम आप गलत चीजों का आपको कोई सभी वर्ग को आपको कोई लाठी के बल पर बोला कि समर्थन करो, हमारा वैचारिक आपको गलत लगा तो आप विरोध करते, आप समर्थन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं साहब ये गलत भी है। अब ऐसा अरे समर्थन कर दिया मतलब पूर्ण रूप से उनको ठीक लगा होगा तभी ओके का बटन दबाया था, का प्रतिनिधित्व हो, और तब जब अब अपनी ही बात पे फंसे इतिहास जी विरोधाभास है, ये समर्थन की परीक्षा की विरोधाभास बड़े नीतीश कुमार सवर्णों पर हो गया। सरोज दलित महादलित विरोधी है, इनका चेहरा सामने आ गया। अरे ठीक है, रामबली चंद्रवंशी जी आ गई, रामबली चंद्रवंशी जी, सरोज तिवारी इतने मुखर होकर बोल रहे हैं सवर्णों के बारे में, आप भरोसा देते हैं कभी आरजेडी की सरकार कभी मौका मिले बने तो तेजस्वी यादव भले ही सीएम रहे लेकिन डिप्टी सीएम कोई शिवानंद तिवारी जी के बेटे ही सही रहेंगे ना? बिल्कुल संभव है। रघुवंश बाबू को केंद्र में मंत्री बनाया था। नहीं है, पूछिए इनसे जो ऐसे ये कभी कहते थे पूरा राज साफ करो। ठीक है, मैं उस साइलेंट वोटर का यहाँ जिक्र करूंगा। अब एक सेकंड, मैं उस साइलेंट वोटर का जिक्र करूंगा जिसका जिक्र पीएम मोदी भी करते रहे हैं और जिसके बारे में कहा जाता है कि चुनाव में गेम चेंजर वही बना, साइलेंट वोटर, महिला और ईबीसी। महिलाओं और ईबीसी को भी पर्याप्त यहां पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में 2 महिला चेहरा है, शीला कुमारी फुलपरास से विधायक हैं और रेणु देवी अति पिछड़ा समुदाय से भी आती हैं, नोनिया जाति से हैं। क्या ये भी एक बैलेंस साधने की कोशिश के तौर पर हम माने अभिषेक झा जी कि साइलेंट वोटर जो है आपके अति पिछड़ा, या फिर हम ये माने कि रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला बीजेपी का है तो बीजेपी ने आपके वोट बैंक में से लगाने की कोशिश की ईबीसी में? नहीं, देखिए इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा इस बात का जिक्र किया है और नीतीश कुमार जी तो लगातार करते आए हैं। उन्होंने बताया भी है कि भाई महिला सशक्तिकरण में जितना काम पूरा इस सरकार के कार्यकाल में हुआ है उतना तो कभी नहीं हुआ है। सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देना हो, पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण देना हो, पोशाक योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, लड़कियों के पढ़ने की व्यवस्था करनी हो, हर तरह का काम करके हमने दिखाया है। और प्रधानमंत्री जी जब से केंद्र में आए हैं तब से भाजपा की तरफ से, भाजपा पूरे एनडीए की तरफ से जो भी योजनाएं लागू हुई हैं उससे भी महिला सशक्तिकरण हुआ है, महिलाओं का विश्वास भी जगा है। और कहीं ना कहीं हम लोग भी हर एक डिबेट में सुमित जी इस बात को दोहराते थे और कहते थे कि भले ही तेजस्वी यादव जी अपने आप को एग्जिट पोल का मुख्यमंत्री मान बैठे हों, लेकिन जो आधी आबादी है, जो साइलेंट वोटर्स हैं, वो निश्चित रूप से एनडीए में ही उनका विश्वास है और उन्होंने एनडीए के पक्ष में ही जवाब देंगे और दिखा भी हमें। अभी जो अभिषेक जी बोल रहे थे कि महिलाओं को विकास के लिए और महिलाओं की भागीदारी के लिए जो नीतीश कुमार जी ने कार्यक्रम चलाए थे, जिस पर उनका एक अधिकार होता था कि ये साइलेंट वोटर्स हमारे हैं, उसका भी श्रेय अभी प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं। तो यह समस्या उनकी है। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों ने वोट दिया वही वोट फिर नीतीश कुमार जी के पार्टी के लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? आखिर उनको 243 में 43 सीटें क्यों आई? यह चिंतन का विषय है नीतीश कुमार जी के लिए और जनता दल के लिए। ट्रांसफर नहीं हुआ, बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ अभिषेक झा जी, ये चिंता के विषय उनकी है, हमारी नहीं है। मैं इस पे स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहूंगा। हम तो देखिए हमने हुई है और बस डिफरेंस मात्र 0.1 का है, 0.1 का डिफरेंस है मतों का, उसके लिए हम चिंतित हैं। सर आपने जो सवाल उठाया मैं उसका जवाब देता हूं पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी के साथ। सुमित जी मैं एक बात को कहना चाहता हूं कि हमने इस बात को पहले भी कहा है कि बिहार में एक पार्टी है, एक नेता है जिन्होंने नकारात्मक राजनीति का नायाब नमूना बिहार में पेश किया है। विचारधारा पर चुनाव नहीं लड़ा है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सिर्फ जेडीयू के कैंडिडेट्स को हराने के लिए बागियों को बटोर के लाए और वोट कटवा की भूमिका निभाई, कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की और बहुत हद तक वो इस काम में सफल भी रहे। चिराग पासवान के बारे में आपका इशारा है ना? निश्चित रूप से हम चिराग पासवान के बारे में आप कह रहे हैं जिन्होंने अपने बंगले में आग लगा दी। समय कम है अभिषेक झा जी, मुझे इतना बताइए, तो चिराग पासवान ने चलिए आपके साथ इतनी ज्यादती की कि आप तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, तो क्या चाहेंगे चिराग पासवान तब भी केंद्र में एनडीए में बने रहे, एनडीए का हिस्सा रहे एलजेपी? इसका जवाब भी मैं स्पष्ट रूप से देना चाहता हूं। चिराग पासवान जी ने सिर्फ जेडीयू को ही नुकसान नहीं पहुंचाया है सुमित जी, हमारे पूरे गठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। नहीं तो एनडीए की सीटें और होती और आरजेडी के लोग जो इतना दम भर रहे हैं, फायदा बीजेपी को हुआ है। देखिए मैं वही बात कहना चाहता हूं कि पूरे एनडीए को इसका नुकसान हुआ है। आप चाहेंगे कि चिराग पासवान को सख्त से
सख्त लहजे में एनडीए से बाहर करने के बयान आए बीजेपी की तरफ से। देखिए, मैं एक लाइन में इसका जवाब देता हूं कि चिराग पासवान जी के इस नकारात्मक रवैये की वजह से पूरे एनडीए को नुकसान हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी को यह डिसाइड करना है कि जिस तरह से उन लोगों ने यहां जो स्थिति थी उसको स्पष्ट किया, अब उन लोगों को डिसाइड करना है कि राष्ट्रीय स्तर पर लोजपा के साथ क्या करना है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए में सबसे बड़ा मांग है, जल्दी से बताइए ना भाजपा। देखिए ना, हम अपनी मांग कैसे इस बारे में प्रस्तुत कर सकते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर जब भाजपा को निर्णय लेना है, ये माने कि बता दिया कि हमारे पाले में इस बार की सरकार में एक ऐसी मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे जो बीजेपी जो चाहेगी वही उन्हें करना होगा, बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी का दबदबा रहेगा, इसलिए आप मांग भी नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी से कि भाई उसको निकालो, हमें नुकसान किया। बात ऐसी नहीं, ये कैसे मांग करेंगे? स्थिति को स्पष्ट किया है कि नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना है। दूसरी बात, और आज मात्र 43 सीट ला करके चिराग पासवान को क्या एनडीए से आप निकालेंगे बाहर? अरे भाई, पहले इनसे पूछिए कि शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी के कारण हमारी हार हुई है। 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी। नहीं, इनसे पूछ लीजिए ना कि शिवानंद तिवारी पर कौन सी कार्रवाई करने जा रहे हैं, और हारने पर राजद कर रहे हैं। आप कांग्रेस पर जो है फिर भी कांग्रेस के ऊपर आरोप पहुंचाया, वो देखिए चिराग पासवान ने नुकसान किया। समय कम है सर, भाजपा मान रहा है, ये पहले इनको पूछ लीजिए क्या करेंगे। और जहां तक समय कम है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, समय कम होने के लिए आपको यहीं पर रोकना पड़ेगा, लेकिन